हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी बढ़िया होंगे, है ना? सभी बढ़िया एकदम। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना? सारे के सारे इसमें कॉन्सेप्ट रहेंगे, सारे फॉर्मूले रहेंगे, कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे। अपन एकदम डीपली भी नहीं जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं ना। जितना क्विक होगा उतना क्विक करने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो अपना चैप्टर का नाम क्या रहेगा, है ना? किस चैप्टर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपन, है ना? देखो, है ना, मैग्नेटिक 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 इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, है ना? इस चैप्टर का हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हर जेई का हो चाहे नीट का हो, है ना, चाहे जेई एडवांस हो, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन तो पक्का रहता ही है ना। कोई सा भी एग्जाम देख लेना आप, जेई नीट कोई सा भी, है ना, और जेई एडवांस, है ना? ठीक है। तो देखो अपने पास ये चैप्टर का पहले अपन देख लेते हैं कि आप देखो, है ना, अपन इसमें क्या है कि आपने पहले सबसे पहले, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था कि आपके पास एक चार्ज क्यू अगर रेस्ट पे है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे पास एक चार्ज क्यू है और उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। जीरो मतलब वो क्या है? रेस्ट पे है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पहले चैप्टर में ही देख लिया था, ठीक है ना? अब अगर आपके पास, है ना, अब अगर आपके पास ये चार्ज रेस्ट पे था तो उस केस में सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमारे पास अगर कोई भी चार्ज किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता है तो वो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। देखो अगर अपने पास एक चार्ज है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब की बार ये रेस्ट पे नहीं है, इसकी वेलोसिटी या स्पीड इसकी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दोनों के दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर अपने पास कोई भी चार्ज, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये किसने पता लगाया? सबसे पहले ये किसने पता लगाया? ओरेस्टेड ने पता लगाया। ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर के पास वो क्या लेके गया? मैग्नेटिक कंपास लेके गया, ठीक है। और उसने देखा कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल में क्या हो रहा था? डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो उसको पता चल गया कि मैग्नेटिक नीडल में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब उसने नोट कर लिया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये किसने पता लगाया? ओरेस्टेड ने, ठीक है। तो ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अपने को पता ही था पहले से, है ना। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही उसके अराउंड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सबसे पहले किसने पता लगाया? ओरेस्टेड ने। किसने? ओरेस्टेड ने। अब देखो अपने पास Q बराबर V बराबर जीरो की बात कर ली, V बराबर कांस्टेंट की बात कर ली। अब अगर अपने पास कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेटेड हो, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो तो क्या होगा? तो अपने पास EM वेव मिलेगी, है ना। अगर अपने पास कोई भी चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसके पास एक्सलेशन है, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये ईएम वेव प्रोड्यूस करेंगे। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। ये अपन एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सेपरेटली चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ईएम वेव भी किससे मिलकर मिलकर बनी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब हमें पता चल गया कि ये भी अगर चार्ज पार्टिकल एक्सलेटेड है उस केस में भी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट ये जो इलेक्ट्रिक, ये इसमें क्या होगा? ईएम वेव किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड से। चार्ज एक चार्ज पार्टिकल अगर अपने पास एक्सलेटेड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। और ईएम वेव किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। बट ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ईएम वेव में। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ईएम वेव में, ये क्या होते हैं? टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है।
ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे। बट जो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा अलग होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कंजर्वेटिव भी नहीं होता, ठीक है। ये वाले कंजर्वेटिव होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों क्या है, कंजर्वेटिव। बट ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। ये अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर ईएम वेव आएगा उसमें अपन और भी देखेंगे, है ना। तो देखो यार, देखो हमने क्या देखा कि एक करंट कैरिंग वायर के पास ओरेस्टेड ने क्या लेके गया, मैग्नेटिक कंपास लेके गया, उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। इसका मतलब उसके अराउंड क्या हो रहा है एक पेज और ऐड करते हैं, है ना। देखो, है ना, ये एक अपने पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इसमें क्या जा रही है, करंट जा रही है, ये लो आई करंट ऊपर जा रही है। तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये ओरेस्टेड ने सबसे पहले पता लगाया। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो उसका फॉर्मूला किसने दिया था अपने को, बायो-सावर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास अब आ गया बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, है ना, ठीक है, बायो-सावर्ट्स लॉ, है ना। तो इसमें अब इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये सबसे पहले किसने बताया, फॉर्मूला निकाल के बायो-सावर्ट ने बताया। उसने ये एक्सपेरिमेंट कर करके ये रिजल्ट निकाला है, ये कोई थ्योरेटिकल रिजल्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। तो उसने देखा कि अगर अपने पास एक पॉइंट P है, ये ले लो यहाँ पे एक पॉइंट P है, और इसका अगर पोजीशन वेक्टर अपने पास कितना है, R है, क्या है, पोजीशन वेक्टर कितना है, R है। और ये यहाँ पे ये छोटा सा डीएल लेंथ एलिमेंट लेते हैं अपन, है ना, ये देखो, है ना, ये छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट ले लिया इतना सा, इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का, ये डीएल लेंथ है, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, डीएल बराबर, अब ये यहाँ पे देखो ये पोजीशन वेक्टर, इस डीएल की लेंथ डीएल है, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में लेंगे, करंट इसमें ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है करंट, ऐसे, तो डीएल की डायरेक्शन भी किसकी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में होगी। तो डीबी बराबर अपने पास कितना आएगा, डीबी बराबर इस पॉइंट पी पर म्यू 0, है ना, अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा कि कैसे आया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर करके लिखा गया, अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्विक क्या होगा, क्विक के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना, ठीक है। तो देखो अपने पास यहाँ तक आ गए, है ना। अब इसको, अब देखो डीएल डीएल की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वही डीएल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर, अब देखो अब अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो इसको कैसे लिखोगे, ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना, ठीक है। तो वैसे ही इसको अब देख लो, इनको सोल्व कर देते हैं अपन, है ना। इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालें, क्या निकालें, मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड निकालोगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में आर क्यूब। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, प्लस ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किसी भी पोजीशन वेक्टर आर पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो अपन यहाँ से ए से निकालेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। तो 2-3 तरीके हैं, एक तो डीआर आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और या आप अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और डायरेक्शन निकालनी है, जैसे कि आपके पास ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है और इनके बीच में थीटा है। अब आपको अगर ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो आप ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, बी वेक्टर है, तो आप ए की तरफ ऐसे अंगुलियां करोगे और बी की ओर घुमा दोगे, ए की ओर अंगुलियां किया ऐसे और इसको बी की ओर घुमाया, तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ऐसे किया, इसकी ओर ऐसे घुमाया, तो अंगूठा किधर की ओर आ रहा है, थंब किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। तो इनका दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, आगे और भी अपन करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है अपने पास, परमीएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना, ठीक है। अब देखो ये इतना आ गया अपने पास, बायो-सावर्ट का लो, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब इसी भी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आपको ऐसे दे दे कि एक चार्ज क्यू है और ये v स्पीड से जा रहा है,
ठीक है। अब ये करंट कैरिंग वायर था, उसकी जगह आपको क्या देख सकता है, एक चार्ज क्यू है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इससे एक पॉइंट P है ये, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस चार्ज की वजह से, म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। आई बराबर आई को आप ये क्यू और टाइम के टर्म में लिखेंगे, आई को किसके टर्म में, क्यू और टाइम के टर्म में लिखोगे और सोल्व करते ही आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको बायो-सावर्ट लॉ के ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने। अब अपने पास बात आती है बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, हमने ये देखा ओरस्टेड ने पता लगाया कि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर बायो-सावर्ट नाम का साइंटिस्ट आया, उसने पता लगाया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से या किसी भी करंट कैरिंग वायर्स की वजह से, किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। ये किसने पता लगाया, बायो-सावर्ट ने पता लगाया। ये एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगाया उसने कि किस किस प्रकार से डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब इस बायो-सावर्ट लॉ के क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो ये अपने पास जो है ना, यहाँ पे देखो है ना सारे, ये अपने पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा, ये थीटा क्या है, ये DL और R के बीच का एंगल है। ये अपने पास क्या है, थीटा है। क्या है, ये अपने पास क्या है, थीटा है। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, DL लेंथ एलिमेंट और किसके बीच में, ये पोजीशन वेक्टर R। ठीक है ना, इसके बीच का एंगल क्या है अपने पास, थीटा है। ठीक है, तो ये लो एक पेज और ऐड करते हैं। अब बायो-सावर्ट लॉ के क्या देखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो कि एक ये से वायर है, ये लो एक वायर लिया है ना। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इसमें आई करंट जा रही है और यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, और ऐसे मान लो कि ये R डिस्टेंस पे है, इससे यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, I जा रही है ऐसे। और ये वाला एंगल ऐसे मान लो कि यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है और ये वाला यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो आपको इस पॉइंट P पे क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है कि कितना होगा। इसका भी अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट ये कहाँ से आता है, बायो-सावर्ट लॉ को यूज करते हुए ये सोल्व किया अपन लोगों ने सारों ने। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब आपको क्या देख सकते हैं कि सेमी इनफाइनाइट वायर, अब आप ये हो गया पहले केस के लिए। अब आपको अल्फा दे दिया, कुछ भी अल्फा दे दिया 37, ये 53 दे दिया, तो यहाँ पे वैल्यू रख के आप ऐसे मैग्नेटिक आपके पास ऐसे आ गया, जैसे कि ये करंट जा रही है इसमें और ये इधर से दे दिया 37, ये दे दिया 53, आपको बोल दिया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप सीधा का सीधा इसका यूज लेके निकाल दोगे। यहाँ पे क्या लिख दोगे, अल्फा की 37, बीटा की क्या रख दोगे 53। तो ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर आपके पास ऐसे आ गया कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये लो ये वायर है और आपको इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इसका ये डिस्टेंस R है। अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया ऐसे। ठीक है, और आपके पास सेमी इनफाइनाइट या कंप्लीट इनफाइनाइट वायर की वजह से पूछेगा तो क्या करोगे, एक अगर ये इनफाइनाइट वायर कर दिया, पहले अपन चलो इसको इनफाइनाइट कर दिया ऐसे, इनफाइनाइट वायर के लिए निकाल लेते हैं। इनफाइनाइट वायर के लिए अल्फा और बीटा कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मतलब बहुत ही ऊपर है तो ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, ये ऐसे ऊपर, तो अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अपने पास इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R साइन 90 प्लस साइन अल्फा और बीटा 90 प्लस साइन 90 1 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो B कितना हो जाएगा अपने पास म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इनफाइनाइट की वजह से। अब सेमी इनफाइनाइट, अब आपको क्या पूछ सकता है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये लो सेमी इनफाइनाइट। अब आपको इस पॉइंट P पे और ये ऊपर ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें करंट ऐसे आई जा रही है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R साइन अल्फा। अल्फा तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट पे ऊपर ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है, ऊपर जाके मिलेगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, समथिंग 90 के पास हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस, अब ये बीटा तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो साइन बीटा कितना हो गया 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, तो
तो ये आ जाएगा अपने पास B बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर, ये आ गया। ये देखो पीछे वाले का कंप्लीट वायर की वजह से कितना आया था म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, और ये कितना आया म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर, मतलब इनफाइनाइट का आधा आ गया, आधा ही आएगा क्योंकि ये आधा ही है ना, ठीक है। तो ये केस आ गया। अब और क्या केस आ सकता है अपने पास और देखो आपके पास ऐसा हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि जैसे कि मैं आपको ऐसे दे दिया, ये लो ये एक वायर है, ठीक है, और ये एक पॉइंट P है यहाँ पे, और ये वायर यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही है ये वायर, और इसमें करंट जा रही है आई, और यहाँ पे वायर है ही नहीं नीचे, और मैंने आपको ऐसे एंगल दे दिया कि जैसे कि ये आपको दे दिया 37, और ये एंगल आपको दे दिया ऐसे कंप्लीट 53, और वायर यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड? अब देखो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, और ये इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। तो ये देखो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर साइन एल्फा, पहले तो एक बार आप साइन एल्फा में पूरा ये इतना एंगल कितना है 37 है, और ये इतना एंगल कितना है 53 है, तो आप एक बार पूरे ऊपर वाले की वजह से निकाल लो, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 53 एंगल आएगा, और पूरे की वजह से निकाल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक के वायर की वजह से, तो आपको ये वापस यहाँ से लेके यहाँ तक वायर था ही नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस क्यों किया, पहले एल्फा मतलब ये पूरा एंगल कौन सा, ये वाला, ये एल्फा है, ये पूरा एल्फा है, और ये इतना सा क्या है बीटा है, ठीक है। अपन एल्फा मतलब इस पूरे यहाँ से लेके इतने वायर का निकाल रहे हैं, बट यहाँ से लेके यहाँ तक तो वायर है ही नहीं, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा, और नीचे वाला पोर्शन तो है ही नहीं ऑलरेडी अपने पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे आप क्या रख दोगे म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर साइन एल्फा, साइन एल्फा की वैल्यू कितनी रख दोगे, साइन 53 माइनस साइन 37, इसको आप आगे सोल्व कर लोगे कि कैसे सोल्व करना है ना, ठीक है। तो ये अपने पास बायो सावर्ट लॉ के इतने एप्लीकेशंस हो गए वायर की वजह से। अब आपको दे सकता है कि कोई भी वायर जैसे कि हाँ नया पेज ले, नई स्लाइड ऐड करते हैं, है ना। अब आपके पास और क्या केस हो सकते हैं बायो सावर्ट लॉ के, और क्या एप्लीकेशन है, सीधे वायर की वजह से निकाल लिया, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट फाइनाइट लेंथ की वजह से निकाल लिया, ठीक है। अब आपके पास हो सकता है कि ये तो एकदम सीधा ऐसे वायर थे, ठीक है। अब आपके पास और क्या केस आ सकते हैं कि आपके पास ये दे दिया ऐसे क्लोज ऐसे है ना, यहाँ पे है क्या इसमें, चलो है ना, सॉरी अब देखो है ना, अब अपने पास एक ऐसे रिंग ले लिया, उसमें करंट जा रही है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपके पास जैसे अब देखो इसके बाद अपन सीधा जनरली लेते हैं, ठीक है। आपको एक एक कोइल दे दिया, ठीक है, उसमें ऐसे करंट आई जा रहा है, ये ऐसे कोइल है, इसमें करंट अपन ऐसे ले लेते हैं ना, ठीक है। ऐसे एक कोइल है, इसमें ऐसे मैग्नेट ऐसे करंट आ रही है ऐसे ऊपर से, है ना। तो इसके आपको क्या क्या पूछ सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर, या x डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर से कितना दूर है, पॉइंट x दूर है, तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब मैं मान लेता हूं कि इस कोइल में आपको बोल दिया कि n टर्न्स है, कितने टर्न है, n टर्न्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू 0 n I a स्क्वायर अपॉन में a या r ले लेते हैं ना, r क्या है, रेडियस, इस कोइल की रेडियस कितनी है, r है, r म्यू 0 n I r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी अपन कैसे निकालते हैं, बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हुए निकालते हैं, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये काफी अपने पास यूजफुल रहता है, और इसका आपको ग्राफ भी पूछ सकता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा अपने पास ऐसे बनेगा,
ऐसे, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस सेंटर पे, अब देखो है ना सेंटर पे ये आर क्या है, इसकी रेडियस है कोयल की, ठीक है। एक कोयल है उसमें से करंट जा रही है, जैसे ये कोयल है इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो आपको इस एक्सिस पे यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो कितना आएगा अपने पास, इतना आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपके पास एक टर्न है तो एन एक रख दोगे, एन की वैल्यू 2 है तो 2 रख दोगे, ठीक है। जितने टर्न्स है उतनी वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूछ सकता है कि सेंटर पे कितना होगा, क्या पूछ सकता है, इस कोइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, बी एट सेंटर। अब मैं मान लेता हूं कि एन बराबर एक टर्न है, ठीक है। तो एक टर्न के लिए म्यू 0, ठीक है, एन की वैल्यू हो जाएगी 1, आई करंट जा रही है, आर इसकी रेडियस है, ठीक है, कोइल की। और सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है तो सेंटर पे एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 0 रख दोगे, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो बी एट सेंटर कितना आ जाएगा अपने पास, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन में ये आर स्क्वायर से ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 और आएगा ना, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 ए स्क्वायर ये आएगा, ठीक है ना। अपने पास ये क्या आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास 2 से 2 चला गया, तो ये आ गया अपने ये 2 से 2 चला गया, और ये आया 2r³, तो ये आ जाएगा अपने पास म्यू 0 आई अपॉन में 2r। यहाँ पे ये आप ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 2 भी आएगा इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो अब देखो अपने पास ये सेंटर पे कितना आ जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2r, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2r, और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। सेंटर पे मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, ये देखो है ना, जैसे जैसे ये एक्स है, ठीक है, ये क्या है एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ठीक है। तो ये इतना बात पता चल गया कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या हो सकता है कि हाँ, हमने एक कोयल की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, और कितना आया अपने पास, म्यू 0 आई अपॉन 2r, म्यू 0 आई अपॉन 2r। ऐसे कोई, ये देखो ये एक कोयल है, इसमें ऐसे करंट जा रही है आई, तो इसके सेंटर पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया अपने पास, म्यू 0 आई अपॉन में 2r, आर इसकी क्या है, रेडियस है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये अंगुलियां ऐसे की तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की ओर होगा, तो ये बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर वाले को ऐसे डॉट से लिखेंगे, ठीक है। अब पूरे सर्कल की वजह से तो अपन निकाल पा रहे हैं, अब मैं आपको सर्कल का कुछ पार्ट ले लेते हैं, सर्कल का कुछ पार्ट ले लिया, ठीक है, जैसे आर्क ले लिया, ये तो कंप्लीट की वजह से हो गया। आर्क मतलब आपको जैसे कि ये देखो, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, अब मैं इसको पूरे सर्कल को नहीं लेके छोटे से पार्ट को ले रहा हूं, ठीक है, जैसे कि ये ले लो, इतने से पार्ट में इसमें करंट जा रही है आई। अब आपको पूछ ले कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस यहाँ पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ये करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे अंदर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू 0 आई थीटा अपॉन में 4πr, और ये आर क्या है, ये वाली रेडियस है, ये आर्क की रेडियस है ना, आर्क की सर्कल का पार्ट है ना, तो उस सर्कल की ये क्या है, रेडियस है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे थीटा आप किस में रखोगे, रेडियन में रखोगे, किस में रखोगे, रेडियन में, ने की डिग्री में, डिग्री में न रखकर थीटा को किस में रखना है, रेडियन में रखना है, ठीक है। तो आप जैसे ही थीटा बराबर, जैसे आपने रख दिया, अगर कंप्लीट सर्कल की वजह से निकालना है तो कंप्लीट सर्कल की वजह से थीटा कितना हो जाएगा, 2π, तो थीटा की जगह क्या रख दोगे, 2π, तो आपके पास वही रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा, ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका प्रूफ हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर अपन थीटा 2π रख देते हैं, इसके लिए पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2π, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 2π रखेंगे तो म्यू 0 आई अपॉन 2r ही आएगा, और ये देखो यहाँ पे आ रखा है। अब आपको बोल दिया कि हाफ सर्कल की वजह से निकालो जैसे ये कंप्लीट सर्कल था, ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीट की वजह से नहीं कि आपको इस हाफ की वजह से ही निकालना है, इसमें ऐसे करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये थीटा कितना सब यहाँ पे कितना एंगल बनेगा इसका, पाई, तो पाई बनेगा, तो इस फॉर्मूले में आप क्या रख दोगे,
बी बराबर म्यू जीरो आई थीटा की जगह ये थीटा कितना एंगल होगा पाई, तो पाई अपॉन में 4 पाई आर, तो पाई से पाई चला जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर आ जाएगा। अब आपके पास सर्कल का फोर्थ पार्ट ले लिया, ये लो इतना सा पार्ट ले लिया 1/4 पार्ट, और इसमें ऐसे करंट जा रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा सेंटर पे। अब इस सेंटर सी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा म्यू जीरो आई थीटा, म्यू जीरो आई थीटा, थीटा कितना हो जाएगा ये थीटा कितना हो जाएगा ये आर है, तो थीटा ये कितना हो गया 90, तो 90 को क्या रखोगे पाई बाई 2 रखोगे, तो म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे इस फॉर्मूले में, इसके लिए थीटा की वैल्यू रखोगे पाई बाई 2, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो बी एट इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा अपने पास म्यू जीरो आई अपॉन में पाई से पाई चला गया 8 आर। तो आप कैसे भी सर्कल का कुछ भी पार्ट आ जाए, थोड़ा सा बड़ा आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो अपने पास हाँ, इसकी मैक्सिमम थ्योरी अपने पास हो गई है, ठीक है। बायोसाउट लॉ अपने पास यहाँ पे मैक्स मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो गया, और भी कुछ रहेगा तो अपन देख लेंगे, है ना, ठीक है। अब अपने पास देखो, है ना, अब अपन आते हैं एम्पियर लॉ पर, किस पे बायोसाउट लॉ हो गया, अब अपन देखेंगे एम्पियर लॉ, है ना, क्या देखेंगे एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ, ठीक है। आपको बायोसाउट लॉ में जो भी यहाँ पे अपन ने निकाला था, ये ओनली वैलिड फॉर स्टडी करंट, कौन सी करंट यहाँ पे जो ये आई है वो कौन सा करंट है स्टडी करंट, स्टडी मतलब कांस्टेंट करंट, जो करंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे स्टडी करंट बोलेंगे, ठीक है। अब आप आ जाते हैं, अपन आगे आ जाते हैं कहाँ पे एम्पियर लॉ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने बायोसाउट लॉ देख लिया, ओरस्टेड देख लिया कि ओरस्टेड ने क्या काम किया, ओरस्टेड ने बता दिया कि मैग्नेटिक वायर के पास एक करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और कितना होगा ये बायोसाउट ने बता दिया, ठीक है। अब अपने पास आया एम्पियर, ठीक है, एम्पियर ने भी एक लॉ दिया, ठीक है, वो अपन देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास है ना, ठीक है। तो देख, तो एम्पियर लॉ में एम्पियर ने क्या बताया, एम्पियर ने बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अलोंग ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू, अब देखो है ना इसने क्या बताया, अब हम ना इसमें क्या है लाइन इंटीग्रल, अब इसका मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, एक क्लोज लूप के अलोंग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ऐसे मान लो बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन क्लोज, ठीक है। अब देखो ये कैसे, इसको मैं समझाता हूँ, है ना, ये क्या बता रहा है, ये इंटीग्रेशन को बता रहा है, ठीक है। ये जो ये है ना, ये गोल गोल सा, है ना, ये क्लोज लूप को बता रहा है। बी डॉट डी एल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, अब आपकी डेफिनेशन यहाँ से अपने आप बन जाएगी, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप, ये बता रहा है किसको क्लोज लूप को, ये जैसे गॉस लॉ था ना अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके सिमिलर सा है ना, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज करंट इन लूप, है ना। ये देखो अपने पास एक लूप ले लिया, ये है ना, ऐसे एक क्लोज लूप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे मान लो कि इसमें ऐसे वायर्स है, इसमें करंट आई जा रही है I1, एक वायर और है इसमें करंट जा रही है I2, ठीक है, और एक वायर अपन ने बना दिया बाहर, इसमें करंट जा रही है I3, और एक वायर ऐसे है इसमें से करंट जा रही है ऐसे मान लो कि I4। तो अब इसके लिए अगर आप लाइन इंटीग्रल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो इसका अगर स्टेटमेंट आपको पूछे कि स्टेटमेंट क्या होता है, एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट भी आ जाता है ना। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज करंट इन द लूप, है ना, ठीक है। क्या होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, है ना, अलोंग ए क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज करंट इन लूप, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स कर दोगे एनक्लोज करंट, और एनक्लोज करंट किसके अंदर एनक्लोज, क्लोज लूप के अंदर एनक्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जैसे गॉस लॉ में पढ़ते थे कि बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, वैसे ही यहाँ पे बाहर वाली करंट को अपन को नहीं लेना है। इस लाइन इंटीग्रल में
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई एनक्लोज। अब इस लूप के अंदर एनक्लोज करंट कौन कौन सी है, I1 I2 और I3 तो का एनक्लोज है नहीं, I3 तो बाहर है, उसको नहीं लेंगे। I4 नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे मान लो एक ऐसे लूप है, उसमें से ऐसे दो वायर जा रहे हैं और एक साइड में ऐसे वायर है और एक वायर ऐसे है बट उसमें करंट नीचे की ओर जा रही है, दो वायर ऐसे लूप लिया है ना, दो वायर उसमें से ऐसे जा रहे हैं अंदर से ऐसे, ठीक है, उनमें करंट जा रही है ऊपर, एक वायर है उसमें करंट आ रही है नीचे, ठीक है, एक चौथा वायर है वो है लूप से बाहर है, ठीक है। तो इसके लिए अपन एम्पियर लॉ कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आई एनक्लोज, एनक्लोज में ये और ये तीन ही कंट्रीब्यूट करेंगे, तो I1 प्लस I2। अब देखो I1 I2 की वजह से ऐसे में ये है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलेट होगा, ठीक है ना, ऐसे करंट की ओर अंगूठा किया तो ये अंगुलियां ऐसे घूम रही है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे घूमते हुए, है ना, ठीक है। और ये नीचे वाला ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये उल्टी डायरेक्शन में है, तो I1 I2 को अगर पॉजिटिव ले लिया तो I4 को अपन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे एम्पियर लॉ लगा दिया। अब यहाँ पे I3 यहाँ पे इसके अंदर नहीं आएगा, बट जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये B है, वो सारी करंट की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। जैसे गॉस लॉ में होता था EDS, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होता था और अंदर वाले चार्ज की वजह से भी होता था। वैसे ही अपने पास ये जो B है ये इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, चारों की वजह से नेट है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया एम्पियर लॉ का नॉर्मल स्टेटमेंट, और ये भी अपने पास किसके लिए वैलिड है, ओनली एंड ओनली स्टडी करंट के लिए वैलिड है। जो स्टडी करंट का मतलब जो करंट टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती है, जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट होती तो ये लॉ क्या नहीं रहता, वैलिड नहीं रहता, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट में ध्यान रखोगे, दिस इज वैलिड फॉर स्टडी करंट। कौन सी करंट के लिए वैलिड है, स्टडीज करंट, या आप इसको नॉर्मल याद रखने के तरीके से क्या बोलोगे, कांस्टेंट करंट, या आप क्या बोल सकते हो, टाइम इंडिपेंडेंट करंट। क्या होनी चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, टाइम पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, है ना। ये जो करंट्स है ये कांस्टेंट करंट होनी चाहिए, टाइम डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, उन्हीं के लिए ही ये सिर्फ लॉ वैलिड है, ठीक है ना। समझ में आ गई, स्टेटमेंट भी इसका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहां तक आ गया, अब आगे चलते हैं, है ना। एक स्लाइड और ऐड किया है ना। तो इतने तक समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को कि क्या चल रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, है ना। हाँ, तो देखें अभी अब देखो अपना इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं, एप्लीकेशंस। जो पेज से अपन ने बायो-सावर्ट लॉ की से निकाला था, क्या इससे निकल रहा है, जैसे आपने एक इनफाइनाइट वायर की वजह से निकाला था। अब ये देखो, इसको आपको R डिस्टेंस पे इसकी वजह से आप उनको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये आप एक R रेडियस का ऐसे एक सर्कल बना लो, ये क्या बना दिया, सर्कुलर लूप, और ये एक वायर है, इसमें करंट जा रही है I, और आपको जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उतना ही एक आपने क्या बना लिया, सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर ये वायर जा रहा है ऐसे, ऐसे एक सर्कुलर लूप है और उसमें एक ऐसे वायर जा रहा है, इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, क्या है, इनफाइनाइट वायर है। तो इसकी वजह से अपने को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी सर्कल, यहाँ पे इस पॉइंट P पे, तो आप क्या लगाओगे, एम्पियर लॉ से B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज। अब इस लूप के अंदर एनक्लोज करंट कितनी है, क्योंकि ये वायर ऐसे लूप है और ये वायर ऐसे जा रहा है, लूप के अंदर से जा रहा है, तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर एनक्लोज करंट कितना है, I है, तो ये लगा दिया। अब देखो B डी एल, ठीक है। अब ये है ना, ऐसे मान लो कि ये वायर है ऐसे, ये थंब की और वायर है, और ये ऐसे है ना, ये देखो ऐसे, तो इसमें है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अराउंड ऐसे होगी, बी की डायरेक्शन इसके अराउंड कैसे होगी, ऐसे, इसके ऐसे होगी हर जगह, बी और डीएल, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। किसी भी जगह पे आप जाके देखोगे, जैसे कि ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बी की डायरेक्शन है, जो एरो की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, बी, और आप किसी भी जगह पे ये एलिमेंट लोगे डीएल, यहाँ पे छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया, तो बी और डीएल के बीच का बी डी एल कोस थीटा, और ये लगा दिया अपने को, है ना, तो म्यू 0 I, ठीक है। तो किसी भी जगह पे आप देखोगे लेंथ एलिमेंट डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है, 0 है। बी और डीएल के बीच में कहीं पे भी छोटा सा एलिमेंट ले लो, डीएल और बी, उनके बीच का एंगल कितना है, 0 है।
तो बी डी एल कोस जीरो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी डॉट डी एल को क्या रख दिया, बी डी एल कोस थीटा, और बी का मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो बी को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन के अंदर रहा डीएल, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, कोस जीरो की वैल्यू क्या रहेगी 1, ठीक है। तो कोस जीरो की वैल्यू रख दी 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डीएल, डीएल क्या होगा, डीएल 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 छोटे छोटे डीएल मिलके, छोटे छोटे डीएल मिलके पूरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। छोटी छोटी डीएल लेंथ इंटीग्रेट होके कितनी हो जाएगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो बी डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन छोटे छोटे डीएल मिलके कितना हो गया, पूरी कंप्लीट सरकमफ्रेंस हो गई, और वो कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यही अपन ने इनफाइनाइट वायर की वजह से पहले निकाली थी। कहां पे निकाली थी, ये देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये दिखाता हूं मैं आपको। इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से देखना आप अभी, ये रही इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर था, और ये देखो ये अपन ने निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये अपन ने बायो-सावर्ट लॉ से निकाला था, और अपन ने एम्पियर लॉ से भी निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी आ गया हो, ये देखो है ना, हाँ तो देखो अपने पास वायर की वजह से कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इसका ग्राफ पूछे कि बी किसी भी वायर की वजह से बी और आर के साथ कैसे वेरी करेगा, तो ऐसे वेरी करेगा 1 अपॉन आर के फॉर्म में। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे हाई बी इज प्रोपोर्शनल टू, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या आप ऐसे बोल सकते हो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से ग्राफ पूछे तो कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है। अब अपने पास और आगे चलते हैं, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट काम की ओर, ठीक है। तो देखो अब अगर आपके पास इसके एम्पियर लॉ के और एप्लीकेशन देखते हैं ना, एम्पियर लॉ में अपन ने देख लिया कि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, बी बराबर कितना आ रहा है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी जैसे होलो सिलेंडर या पाइप, एक पाइप है ना, एक क्या पाइप या होलो सिलेंडर है, ये लो होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर या पाइप समझ गए होगे, नल हो गया, जैसे नल है, वो ऐसे मान लो कि नल की, नल है ना, नल जो अपने पास प्लास्टिक का बना होता है, वो किस का बना हुआ मान लो, मेटल का बना हुआ मान लो। आपने नल देखा होगा जिसमें पानी जाता है, तो ऐसे मान लो कि नल में पानी नहीं जा रहा, नल अंदर से खोखला है, पाइप है, ठीक है। तो पाइप का जो बाहर वाला पार्ट है ना, जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है नॉर्मली, है ना, जो आप पाइप देखते हो नॉर्मली, वो अपन मान लेते हैं कि मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ये मेटल का। और इस मेटल वाली बाहर वाली सरकमफ्रेंस में अपन ने ऐसे करंट फ्लो करा दी, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करा दी, इसमें बाहर वाली बाउंड्रीज में ऐसे करंट जा रही है, तो वो करंट ऊपर भी ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे मान लो कि इसमें बाहर वाली सरकमफ्रेंस में क्या जा रही है, ऐसे करंट जा रही है बाहर वाले पार्ट में, खोखला पाइप है, मेटल का है, और उसमें क्या फ्लो करा दिया, आई करंट फ्लो करा दिया, ठीक है, ये आई करंट फ्लो करा दिया। तो बीच में तो खोखला है, बीच में तो करंट होएगी नहीं, करंट कहाँ से जा रही है, बाउंड्रीज से जा रही है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पूछ सकता है कि इस पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या होलो सिलेंडर बोल सकता है पाइप, या आपको क्या बोल सकता है, होलो मेटल कंडक्टिंग सिलेंडर भी बोल सकता है ना, होलो सिलेंडर, क्योंकि करंट जा रही है तो इसका मतलब कंडक्टिंग तो है ही, करंट जा रही है ना भाई, करंट क्या जा रही है, आई करंट जा रही है, इसमें पूरी बाउंड्री से टोटल करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, तो करंट जा रही है, तो होलो सिलेंडर बोल दिया, या कंडक्टिंग भी बोल सकता है, या मेटल सिलेंडर, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा या तो इसके अंदर या बाहर, ठीक है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अंदर एक आप क्लोज लूप बनाओगे, इसे एम्पियर लॉ लगाने के लिए आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, क्लोज लूप। भाई अपने पास पाइप तो अंदर खोखला है, और एम्पियर लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज करंट इन लूप, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेटमेंट। अब ये लूप है, इस लूप अपन ने कहा अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अपन को मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है, बी इन निकालना है ना। तो बी इन निकालना है तो अंदर तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है।
तो अंदर एक लूप बनाया ऐसे, तो लूप में से तो करंट जाएगी नहीं, अंदर तो खोखला है, अंदर वाला पार्ट तो क्या है, खोखला, उसमें से तो करंट जा ही नहीं रही। करंट कहाँ से जा रही है, बाउंड्रीज से जा रही है। तो एनक्लोज करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो बी इन साइड भी अपने पास सामने वाला पार्ट 0 हो गया, तो अपने पास बी भी क्या हो जाएगा, बी इन साइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होलो पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अपने पास, 0। ठीक है, आपको होलो पाइप बोल सकता है, होलो सिलेंडर बोल सकता है, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर बोल सकता है, होलो मेटल सिलेंडर बोल सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी इस जगह इस जगह इस जगह सब जगह क्या होगा, 0 होगा। अब आपको पूछ सकता है कि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बाहर बी आउटसाइड आपको क्या पूछ सकता है, बी इन, बी इन 0 आ गया। अब अपन निकालते हैं बी आउट, आउटसाइड, आउटसाइड निकालना है तो एक लूप बना दो आउटसाइड, ये लो आउटसाइड एक लूप बना दिया जो इस सिलेंडर को क्लोज कर रहा है। एक सिलेंडर है ऐसे, उसके बाहर एक ऐसे लूप बना दिया, क्योंकि अपने को एम्पियर लॉ लगाना है तो एक क्लोज लूप तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो एक क्लोज लूप बना दिया, ये ऐसे सर्कुलर है, और इस सर्कुलर लूप के अंदर पूरा ये पाइप आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको अगर यहाँ से ये देखो आर, ये आर डिस्टेंस पे एक लूप बना दिया। ठीक है, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, और इसमें ये करंट कितनी जा रही है, आई। ठीक है, तो अब अपन लगाते हैं एम्पियर लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो भाई इस बाहर वाले लूप के अंदर तो पूरी टोटल करंट एनक्लोज करंट कितनी आई है, आई करंट आई है। तो बी डी एल, बी डॉट डी एल कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड पूरी इस सर्कमफ्रेंस पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इस पे, कांस्टेंट रहेगा। तो बी आ गया बाहर, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी बराबर डी एल छोटे छोटे डी एल मिलके कितना हो गया अपने पास, पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। तो बी आउटसाइड अपने पास कितना आ गया, बी आउटसाइड कितना आ गया, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसका ग्राफ बहुत बार आता है कि ड्रॉ ग्राफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी विथ रेस्पेक्ट टू आर, बी और आर के बीच में ग्राफ खींचना होता है होलो सिलेंडर के लिए। तो वो आप कैसे खींचोगे, आपने देखा कि 0 से लेके आर तक अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक रेडियस तक मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया। और जैसे ही सिलेंडर से बाहर निकले और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया अपने पास, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, बी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो इसका ग्राफ आ जाएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो आपको सिलेंडर के लिए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा, और उसका ग्राफ क्या होगा वो ड्रॉ करके बताना है। आप जेई के अंदर, नीट के अंदर देखोगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब अपने पास सोलो सिलेंडर का काम हो गया। अब आपके पास आता है नेक्स्ट केस, सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर आएगा, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है ना, तो देखो अभी सॉलिड सिलेंडर के लिए करते हैं, किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ये ले लिया, ये लो सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मतलब इसमें अब की बार अंदर से ऐसे करंट से जाएगी, एकदम सॉलिड है ना एकदम, तो बाउंड्री से नहीं पूरे में से ही जाएगी। ठीक है, और वो करंट ले ली अपन ने कितनी, कैपिटल आई ले लेते हैं, कितनी, कैपिटल आई। अब की बार तो इसके वॉल्यूम से जाएगी करंट, ऐसे क्या जाएगी, ऐसे पूरे वॉल्यूम से, और ये करंट ऐसे निकलेगी बाहर, ये देखो, है ना, पूरे वॉल्यूम से, क्योंकि अब की बार ये क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको क्या पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं। कहाँ कहाँ पे पूछ सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, फिर उसका आपको क्या पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बी इनसाइड कितना होगा, बी इनसाइड कितना होगा, यहाँ पे बी इनसाइड अगर आपको निकालना है तो अंदर आपको एक लूप इमेजिन करना पड़ेगा, एम्पियर लॉ लगाना है तो अंदर एक लूप इमेजिन करना ही होगा। और उसकी मान लो कि रेडियस कितनी है लूप की, आर है। एक लूप लिया, अब लूप ले लिया, लूप के अंदर आपको करंट निकालनी होगी, तो आप यहाँ पे लगोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। एनक्लोज मतलब इनसाइड करंट, लूप के अंदर करंट। ठीक है, तो बी ये आ जाएगा अपने पास, बी डी एल, ये इसको डी एल और बी के बीच का एंगल होगा 0, तो कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी डी एल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 0 की 1 हो जाएगी।
और म्यू नॉट आई एनक्लोज। अब इस छोटे से लूप के अंदर एनक्लोज करंट कितनी होगी, ये पूरा इसका रेडियस आर है, सिलेंडर का रेडियस कितना है आर है। तो अब आपको ये एनक्लोज करंट निकालनी है इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर कितना करंट है। तो वो करंट कैसे निकालोगे, आपको पता है कि आई करंट कितने एरिया से जा रही है, पाई आर स्क्वायर से। तो 1 एम्पियर करंट कितने एरिया से जाएगी 1 एम्पियर है ना, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट जा रही है आई, यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आपको पाई आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एनक्लोज करंट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी इन साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर को इधर भेज दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बी इन साइड आ गया अपने पास म्यू 0 आई, ये एक आर से एक आर चला गया अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। तो बी इन साइड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है यहाँ पे, बी इन साइड इज प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, बी इन साइड क्या आ रहा है प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। बस आपको एनक्लोज करंट निकालनी होती है। एनक्लोज करंट कैसे निकाल दी, यूनिटरी मेथड से निकाल दिया। मैं इतना नॉर्मली बेसिक से नहीं बता रहा क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं क्विक रिवीजन कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं क्विक रिवीजन, ठीक है। तो देखो अपने पास बी इन साइड इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब आपको अगर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले आउटसाइड, तो ये लो एक बार की ओर लूप बना दिया अपन ने, बी आउटसाइड पूछ ले तो आउटसाइड निकालना है तो आप वापस बी डॉट डी एल लगाओगे म्यू 0 आई एनक्लोज। अब की बार इस लूप के अंदर तो टोटल जो एनक्लोज करंट थी इसके अंदर ही आ गई, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी आउटसाइड कितना आ जाएगा अपने पास म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आउटसाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो अंदर तो आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और बाहर आर के क्या आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका अगर ग्राफ पूछे आपको बी और आर के बीच में, क्या पूछे ग्राफ, है ना, किसके बी और आर के बीच में ग्राफ पूछे, तो आप कैसे बनाओगे, इसको मिटा देते हैं एक बार इधर, ये लो बी, ये लो बी, ये आर, अंदर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये देखो आर, और बाहर क्या आ रहा है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है ऐसे, ठीक है, ये कहां तक होगा आर तक, आर तक, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 1 अपॉन आर, तो इसका ग्राफ क्या होगा ऐसा। तो ये ग्राफ भी काफी बार अपने पास जेई में आ रखा है, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब आपको ये करंट डेंसिटी की टर्म में भी पूछ सकता है, करंट डेंसिटी की टर्म में कितना होगा, करंट डेंसिटी की टर्म में कितना होगा वो आप निकाल लोगे, है ना। अगर आपको जे के टर्म में बोल दे तो जे बराबर क्या होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, बस आई की जगह क्या रख दोगे जे इंटू पाई आर स्क्वायर, जे की टर्म में निकालना हो तो ये ऐसे रख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एम्पियर लॉ, ठीक है। आपके पास एम्पियर लॉ में ऐसे भी आ सकते हैं कि आपके पास क्या हो सकता है कि आपको जैसे है ना एक सिलेंडर ऐसे दे दिया और एक सिलेंडर ऐसे और बना देगा यहाँ पे ऐसे छोटा सा, है ना, दोनों में उल्टी डायरेक्शन में करंट कर देगा, तो बीच में रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है। जैसे ये एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और एक सिलेंडर ऐसे और ले लिया, अब आपको बोल दिया कि इस नीचे वाले में तो करंट ऐसे जा रही है ऊपर की ओर और ऊपर वाले की वजह से करंट ऐसे नीचे की ओर है, तो आपको इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, इसका यहाँ पे निकालना है तो पहले तो इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से क्या कर दो माइनस में कर दो, पहले इस रीजन के अंदर जो जो कॉमन रीजन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पहले इसकी वजह से निकालो ऊपर वाले की वजह से, ठीक है। फिर इस जो ये नीचे की ओर करंट आ रही है इसकी वजह से इसमें माइनस कर दो बस, ठीक है। इनसाइड पूछे तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट केस रहता है, ठीक है। तो ये आप कर ही लोगे, है ना, ठीक है। अब आपको ऐसा आ जाए कि ये लो एक करंट, ये लूप है और इस लूप क्या है, ये सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर है,
और इसके अंदर जे है करंट डेंसिटी, वो आपको दे दी जे नॉट आर। इसके अंदर जो करंट जा रही है आई, ये जो आई करंट जा रही है इस सिलेंडर में, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है अपने पास, उसमें करंट जा रही है और उसकी करंट डेंसिटी कितनी है, जे बराबर जे नॉट आर है। तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, इनसाइड पूछ सकता है, आउटसाइड पूछ सकता है, और यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, कुछ भी ये फंक्शन दे देगा। तो आप क्या लगाओगे, एम्पियर लॉ लगाओगे सीधा का सीधा, ठीक है। अगर आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहीं पे भी अंदर, सपोज दैट कि आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे एक लूप इमेजिन किया और आप क्या लगाओगे, एम्पियर लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, ठीक है। अब बी और बी डॉट डी एल कॉस थीटा बी और डी एल के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर आ गया, और ये हो जाएगा डी एल म्यू नॉट आई एनक्लोज। अब आई बराबर क्या होता है, आई कैसे निकालोगे, आई बराबर जे डॉट डी ए, आई बराबर क्या होगा, जे डी ए, क्योंकि जे बराबर क्या होता है आपके पास, ये आपने ऐसा देखा है ना, जे बराबर आई अपॉन ए। तो अगर आपको आई निकालना है तो जे डॉट ए, तो अपन को जे डॉट डी ए, क्योंकि यहाँ पे जे क्या है, वेरिंग है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये देखो बी डी एल कितना हो जाएगा, इसके लिए ये आर रेडियस है और इस पूरे की रेडियस कैपिटल आर है, तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये छोटे छोटे डी एल मिलकर ये क्या हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, जे की वैल्यू रख दोगे, जे डी ए, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे नॉट आर। अब डी ए कितना होगा, डी ए क्या है, एरिया एलिमेंट है, डी ए क्या है, एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, डी ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट निकालोगे तो एरिया एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, डी ए की वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी, 2 पाई आर डी आर, ये वैल्यू आपको है। ये कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, डी ए कैसे निकालते हैं, एरिया एलिमेंट इसके केस में पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है ना। बट आपको ये याद रखना है कि एरिया में एलिमेंट कितना होगा 2 पाई आर डी आर, तो बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट, जे की वैल्यू रख दो, जे की वैल्यू जे नॉट आर, और डी आर की डी ए की वैल्यू रखो, है ना, डी ए, ठीक है, जे की वैल्यू रख दी, डी ए की वैल्यू ये रख दी, ठीक है। तो जे नॉट आर, जे की वैल्यू रख दी, जे की वैल्यू कितनी है, जे नॉट आर, जे नॉट आर, ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना, तो जे नॉट आर, ठीक है। डी ए की वैल्यू ये रख दो 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, ये आर और आर क्या हो गया, आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, म्यू नॉट बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर आर तक लिमिट, आर स्क्वायर डी आर का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आर क्यूब बाई 3। तो बी इन साइड कितना आ जाएगा अपने पास, ये देखो, ये आगे वाली साइड हो गई म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई आर क्यूब बाई 3, और यहाँ पे कितना है अपने पास बी इंटू 2 पाई आर, तो ये देखो 2 पाई से 2 पाई चला गया, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो इधर बचेगा म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई चला गया, एक आर चला गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर वाई 3, ये आ गया बी इन साइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, ठीक है। किस केस में, जिस केस में इसमें अंदर चार्ज डेंसिटी क्या हो रही थी, वेरी हो रही थी, उस केस में बी इनसाइड कितना आ गया अपने पास, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। अब आउटसाइड भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, आउटसाइड, तो आउटसाइड पूछेगा तो आप क्या निकाल दोगे, टोटल करंट। अब आउटसाइड आप खुद करेंगे, है ना, ठीक है, बी डी एल लगाएंगे सीधा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई निकालना है। इस बार आपको आई निकालते टाइम पूरा 0 से लेके कैपिटल आर तक लिमिट लगाना है, और यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है। एक बाहर के ऐसे लूप इमेजिन कर लोगे आप ऐसे आर रेडियस का, और यहाँ पे आर क्या होगा, वेर आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। और म्यू नॉट आई की जगह क्या रख दोगे, जे डी ए, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके आर की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से आर, ठीक है।
तो ऐसे अपने पास एम्पियर लॉ के एप्लीकेशन भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, है ना। अपन ने बायो-सावर्ट लॉ कर लिया है, एम्पियर लॉ कर लिया है, अब अपन नेक्स्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, सोलेनोइड है ना, ठीक है। सोलेनोइड दिख रही है आपको, ये जैसे एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ये वायर को इस पे लिपेट दिया ऐसे, है ना, ठीक है, ठीक है। और इसमें ऐसे करंट जा रही है, ऐसे मान लो कि इसमें करंट है ना, इस वायर में, जो ये सिलेंडर के ऊपर वायर लिपेट रखा है उसमें क्या जा रही है, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, है ना, ठीक है। तो इस सोलेनोइड के अंदर अगर अपने पास ये इनफाइनाइट लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस इसकी रेडियस, तो उस केस में तो अपने पास देखो इसमें ना पूरे दो केस बनेंगे, है ना, ठीक है। अगर ये फाइनाइट लेंथ की है, मतलब फाइनाइट लेंथ है ना, ठीक है, उस केस में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन टू कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा टू। ये थीटा वन और थीटा टू क्या है, यहाँ से ये बीच में से ऐसे है ना, ठीक है। थीटा वन और थीटा टू क्या है यहाँ पे, ये जैसे ये देखो ना, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इस सोलेनोइड की क्या होगी, एक्सिस। तो ये थीटा वन ये एंगल है, ये थीटा वन, और ये क्या हो गया थीटा टू, यहाँ के साथ इसका ये एंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया थीटा टू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, थीटा वन और थीटा टू क्यों है ना। तो ये अपने पास ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये है फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड, है ना। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू जीरो एन आई अपॉन टू, और ये म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। अगर यहाँ पे फ्री स्पेस है और यहाँ पे कुछ मीडियम भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक मीडियम, है ना, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई क्या है, आई इस सोलेनोइड, ये जो ये वायर है ना इस पे लिपेट रखा है, उसके अंदर ये क्या है, करंट की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको ये बोल दे ये तो फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है ना, फाइनाइट लेंथ, ठीक है। अगर अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड हो, ये क्या इसकी लेंथ क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए कंपेयर टू इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लेंथ ज्यादा होना कंपेयर टू इसकी रेडियस, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, थीटा वन और थीटा टू अगर बहुत ही ज्यादा लंबी होगी तो ये थीटा वन और थीटा टू किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे लगभग, ठीक है। तो उस केस में थीटा वन और थीटा ये इनफाइनाइट लेंथ होगी, तो ये ऐसे ऐसे पास में आ जाएगी, ये वाली लाइन है ना इसके पास आ जाएगी, तो थीटा वन थीटा टू क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। तो म्यू जीरो एन आई अपॉन में टू, ये जीरो कोस जीरो क्या हो जाएगा, कोस जीरो वन प्लस वन, तो ये देखो ये टू से टू चला गया, तो बी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, म्यू जीरो एन आई, ये किसके लिए हो गया, इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लंबी है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इस रेडियस के कंपेयर में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है ना। रेडियस ऐसे पतली सी ट्यूब हो गई, तो इस केस का बात है। इनफाइनाइट का मतलब समझ गए, इनफाइनाइट का मतलब इसकी रेडियस के कंपेयर में लेंथ बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट के लिए हो गया, और ये हो गया फाइनाइट के लिए। अब फाइनाइट में आपको पूछ सकता है कि एक सेमी इनफाइनाइट के केस में पूछ सकता है कि इस एंड पे कितना होगा, ठीक है। तो देखो एक एंड पे कैसे निकालेंगे, एंड पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या सेमी इनफाइनाइट बोल दिया अपन ने, है ना, ठीक है। तो उस केस में अगर अपन को इस एंड पे निकालना है तो एक बार में देखो ना, ठीक है, इसको कैसे करें अगर आपको पूछ लेगी ये इन है ना, ठीक है, तो देखो इसको एक बार में, हाँ इसको इसको मिटाते हैं ना, ठीक है। अब ये देखो इस एंड पे निकालना हो, है ना, ठीक है, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एंड से इधर तो ये हो गया ऐसे, ये इधर इनफाइनाइट लंबी है मतलब, ठीक है। तो इस केस में ये एंगल तो अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो के समथिंग हो जाएगा, और इधर कुछ होगा ही नहीं आगे, या इधर वाला एंड 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एक एंगल तो अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा वन तो कितना हो जाएगा, ये थीटा वन कितना हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा अपने पास 0 डिग्री, और ये वाला थीटा टू कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो इधर तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बी एंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एंड पे कितना होगा म्यू जीरो एन आई वाई टू, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एंड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनफाइनाइट लेंथ की ये इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे म्यू जीरो एन आई अपॉन टू, और कैसे निकाला, ये थीटा तो कितना हो जाएगा जीरो, बहुत ही लंबी हो गई आगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा समथिंग जीरो, ठीक है। और ये इधर आगे कुछ रहा ही नहीं, है ना, तो इधर वाला सीधा आप जीरो ले सकते हो या 90 ले सकते हो एंगल, है ना, एंगल 90 ले सकते हो, या इधर है ही नहीं कुछ तो कुछ अपन लेंगे ही नहीं, तो ये एक ही पार्ट बचा सिर्फ, है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सोलेनोइड का केस हो गया, ये किसका हो गया, सोलेनोइड, ठीक है।
अब अपने पास आता है टोरॉइड, है ना। सोलेनोइड के बारे में अपन ने सारी बातें देख ली, और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे जो आपने इनफाइनाइट के लिए निकाला है, यहाँ पे एन क्या है, एन बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये इसके सारे एप्लीकेशन करके इसके भी अपने पास काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये हो गया अपने पास सोलेनोइड कंप्लीट हो गया। अब इस सोलेनोइड से टोरॉइड कैसे बनाना है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप पे ऊपर ने वायर चढ़ा रखा था, अब इस सिलेंड्रिकल शेप को सर्कुलर बना दिया ऐसे, है ना। अब ये देखना आगे टोरॉइड, ये अपने पास क्या है, टोरॉइड, ये क्या है, टोरॉइड, है ना। तो टोरॉइड की वजह से भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालने को पूछते हैं, ठीक है। तो टोरॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना होगा टोरॉइड के अंदर, बी इन साइड कितना होगा, यहाँ पे इस रीजन में, इसके अंदर यहाँ पे कितना होगा, बी इन बराबर म्यू 0 एन आई, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे बी इन कितना हो जाएगा अपने पास, म्यू 0, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन एल। अब की बार एल कितना होगा अपने पास, लेंथ ये होगा, ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एन, अच्छा सॉरी, ये एन अपॉन लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब की बार ये लेंथ कितनी हो गई, ये देखो ऐसे लेंथ हो गई अपने पास 2 पाई आर, ठीक है। तो एन अपॉन 2 पाई आर, तो ये देखो एन की जगह क्या रख दोगे, एन अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई आई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ मीडियम भर दे जिसकी मैग्नेटिक परमीएबिलिटी कुछ हो, तो उसके लिए यहाँ पे म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर अब आपके पास ये जो आर है, आर आपको ये नहीं देखे, आर यहाँ पे कौन सी है अपने पास, आर ये है, ये क्या है आर। अगर ये आपको आर नहीं देखे, आपको एक तो ये इनर वाली रेडियस दे दी इसकी सोलेनोइड की इनर रेडियस, और ये आउटर, ये अगर आपको दे दी, सपोज की इनर वाली आपको दे दी ए और आउटर वाली दे दी बी, और आपको रेडियस नहीं दिया, ठीक है, आपको इनर रेडियस दे दिया ए, आउटर रेडियस दे दिया बी, और इनर वाला रेडियस आपको दिया ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में आर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपने पास सोलेनोइड का केस हो गया, है ना, ठीक है। अब आप हम लोग आगे देखते हैं, हाँ, अब हम देखेंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराई जा रही है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशन कराई जाती है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स कितना लगता है, इतना लगता है। ये एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया, ठीक है। तो ये किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर अपन ने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया, एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वजह से भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, ठीक है। और कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू। अब इन दोनों फोर्स को अगर अपन एक साथ मिला दें, एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने एक ऐसे रीजन में छोड़ा जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों थे, ठीक है, तो उस पे फोर्स कितना हो जाएगा, एफ टोटल भी कितना हो जाएगा अपने पास, एफ टोटल बराबर एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई, प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। और इस टोटल फोर्स को, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो आपको लोरेंज फोर्स के बारे में पूछे तो लोरेंज फोर्स का मतलब क्या है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उसमें दोनों फोर्स लिखेंगे, तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, लोरेंज फोर्स के बराबर होगा। तो ये आपको लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे और क्या खास बात होती है कि देखो है ना, हाँ, अब देखो, अब अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड कितना काम करेगा वो देखते हैं। अब हम सपोज डेट कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, इसमें एक ऐसे इनवर्ट, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, ठीक है, ऐसे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को लाके मोशन कराई इसमें, ठीक है, ऐसे मान लो कि इससे v वेलोसिटी से इसमें ऐसे मोशन कर रहा है,
ठीक है, v वेलोसिटी से अपन ने यहाँ पे इसको छोड़ा, ठीक है ना, v स्पीड से, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, q v क्रॉस b लगेगा। कितना फोर्स लगेगा इस पे, q v क्रॉस b, है ना। तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फोर्स होगा अपने पास, ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि इससे जो वेक्टर मिलेगा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा v और b को, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो इस वेक्टर के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अपन को फोर्स मिला, तो ये फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होगा, और ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर टू बी भी होगी, क्या होगी, ये आपको बातें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद अपने को यहाँ पे आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क करता है, कि भाई चार्ज को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा तो मैग्नेटिक फोर्स लगा, तो फोर्स लगा तो उस मैग्नेटिक फोर्स ने कितना काम किया, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अपने पास टॉपिक का नाम क्या है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने कितना काम किया ऑन ए चार्ज, ठीक है, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना काम करेगा, अभी देखते हैं। देखो वर्क का फॉर्मूला अपने को क्या है, वर्क बराबर अपने पास क्या होता था, एफ डॉट डी आर होता था, वर्क बराबर क्या होता था, एफ डॉट डी आर होता था। अब एफ की वैल्यू कितनी होगी, क्यू वी क्रॉस बी होगी, क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी होगी, और डी आर, अब डी आर क्या कैसे लिखोगे, आपको पता होगा डी आर और वेलोसिटी को कैसे रिलेट करते हैं, आपने पहले देखा होगा ना मोशन इन 1D में, v बराबर वेलोसिटी, v बराबर क्या होगा अपने पास dx अपॉन dt, या यहाँ पे क्या ले लेते हैं dr अपॉन dt, तो dr की जगह आप क्या लिख दोगे, v dt, dr की जगह क्या हो जाएगा, वर्क बराबर f डॉट dr, f की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, f की q v b, और डॉट का डॉट रख दिया dr। अब यहाँ पे आप देखोगे कि dr बराबर क्या होगा, v dt। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो q v क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट dr, dr बराबर क्या हो जाएगा, v वेक्टर dt, v वेक्टर dt। अब आपको पता है कि ये वर्क निकाल रहे हैं अपन, है ना, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज। अब आपको पता है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अपन को जो वेक्टर मिलेगा, हमें जो वेक्टर मिलेगा इन दोनों से, वो क्या होगा, इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। सपोज दैट कि इसको, इससे एक वेक्टर मिल गया अपन को c, इन दोनों को, तो वो c है ना, इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और इस b के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इनसे जो वेक्टर मिला तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये एक वेक्टर c मिला, c इस v के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो c डॉट v, सी वी कोस थीटा मतलब कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो वर्क डन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास लाइन रहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता उस चार्ज पार्टिकल पर, सिर्फ उसको क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आ गया, W बाई मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गया। मैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज पे कितना काम किया, 0 काम किया, काम 0 किया तो पावर भी कितनी जनरेट हुई, P बराबर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, तो P भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पावर, है ना, P बराबर क्या होता है, पावर, यानी पावर मतलब क्या होगी, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो वर्क हो ही नहीं रहा तो पावर भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अपने को देखना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन बाई, अपन को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाओगे तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन में मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो डेल्टा के ई भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसे मान लो कि ये इनफाइनाइट काफी बड़ा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, ये इनटू द पेच है, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू पेच है। अब यहाँ पे आपने एक चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को Q को आपने Q चार्ज को v स्पीड से इधर की ओर ऐसे फेंका, v स्पीड से फेंका। अगर आपने चार्ज को रेस्ट पे लाके छोड़ा, एक बात आप ये भी ध्यान में रखें, एफ मैग्नेटिक बराबर Q v क्रॉस b, है ना, तो ये आप आगे इसको क्या लिख सकते हो, एफ एम बराबर Q v b साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो।
वी बी साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे लाके छोड़ते हो मैग्नेटिक फील्ड में, रेस्ट पे लाके छोड़ोगे तो v बराबर 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। एक चार्ज को अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और आपने चार्ज को लाके ऐसे छोड़ दिया तो वो मोशन करेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए क्या जरूरी है, उसके पास स्पीड भी होना जरूरी है, और यहाँ पे और भी आप देख सकते हो कि क्या क्या जरूरी है। साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। वी और बी अगर सेम डायरेक्शन में है तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अब ये चार्ज है ना, ये इस v स्पीड से इधर जा रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, F मैग्नेटिक बराबर कितना लगेगा, F मैग्नेटिक बराबर Q V क्रॉस B लगेगा, ठीक है। तो अब देखो V की डायरेक्शन किधर है, V की डायरेक्शन इधर है, V की डायरेक्शन में अंगुलियां करो, V क्रॉस B करना है तो V की डायरेक्शन में अंगुलियां की, और B को आपने, B किधर है, B इनटू द पेज है, B किधर है, इनटू द पेज, तो अंगुलियों को बोर्ड की ओर अंदर की ओर घुमाया, तो थंब किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऐसे एक सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ऐसे सर्कल में मूव करेगा। ये चार्ज पार्टिकल था अपने पास, इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगा, यहाँ पे आ गया, फिर ये ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आ गया पार्टिकल, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आते ही इस चार्ज पार्टिकल, ये देखो v किधर है इसका, यहाँ पे आते ही इसकी चार्ज की वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो v और b किधर है, v की तरफ अंगुलियां की और b की ओर घुमाया, थंब किधर आ रहा है, अंदर की ओर, तो यहाँ पे आया तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, v की तरफ अंगुलियां की, b की ओर घुमाया तो थंब इधर की ओर आ रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो मतलब एक प्रकार से ये देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी और इस पे फोर्स लगेगा इधर। तो ये पार्टिकल ऐसे एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, ये काफी लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, काफी लंबे एरिया में है, ठीक है। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन के लिए हमें पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि V और B हमेशा V और B तो क्या है, इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है, तो V और B के बीच में एंगल तो हमेशा क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये देखो अपने पास mv स्क्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर QVB, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो गया 1, ठीक है। तो अब अपने पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बराबर एक v से v चला गया, तो r बराबर क्या आ गया, mv अपॉन QB। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, r बराबर क्या होगा, mv अपॉन QB, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, r बराबर क्या होगी, mv अपॉन QB। इसको और अदर फॉर्मेट में क्या क्या लिख सकते हैं अपन, और अदर फॉर्मेट में कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, है ना। तो r बराबर mv अपॉन QB, तो r बराबर mv बराबर क्या होगा, मोमेंटम, mv को क्या लिख सकते हो, p अपॉन QB, p क्या हो गया अपने पास, मोमेंटम, और p मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखोगे, 2me, p बराबर क्या होता है, 2me, ये हो गया अपॉन में QB। देखो mv की जगह क्या रख दिया, mv की जगह क्या रख दिया, p, तो p अपॉन QB, p क्या है, मोमेंटम, ठीक है। p बराबर हो गया 2me। अगर अपन किस चार्ज पार्टिकल को किसी भी पोटेंशियल से एक्सलेटेड करके इस मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ रहे हैं तो e बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, QV अपॉन में QB। ये मैंने क्यों लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे पूछेगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें प्रोटॉन दे दिया, है ना, आपको इलेक्ट्रॉन दे देंगे या एल्फा पार्टिकल दे देंगे, ठीक है, कि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, या तो दे सकते हैं मोमेंटम सेम है तो उनकी रेडियस का रेशियो निकालो, आपको बोल देंगे प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो निकालो, ऐसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालोगे, r बराबर mv अपॉन QB। अब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल, इन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए लिखाया गया आपको, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। अब आपको इसमें क्या पूछ सकता है, रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, और क्या पूछ सकता है,
टाइम पीरियड पूछ सकता है ना, क्या पूछ सकता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, तो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, है ना, 2 पाई आर अपॉन वी। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू देखो पीछे, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू यहां से देखो, वी बराबर क्यू बी आर अपॉन एम। वी बराबर कितना हो जाएगा, वी बराबर क्यू बी आर अपॉन एम, है ना, तो वी बराबर क्यू बी आर अपॉन एम, अपॉन वाला एम क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आर से आर चला जाएगा, तो टी बराबर कितना होगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अपने पास वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना, यहाँ पे वी नहीं आ रहा, तो मतलब टाइम पीरियड टाइम कितना लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, सर्कुलर चक्कर, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या कर दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, वी बराबर क्यू बी आर अपॉन एम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर। वी की वैल्यू मैंने पीछे देर की वहां से निकाला है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो एम इज 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल लेंगे, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, एक एल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछेगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो ऐसे अपन लोग निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिया, वेलोसिटी का निकाल लिया और रेडियस का निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक इतना काम हो गया। ये तो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की मोशन की बात हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक बात अब देखते हैं ना आगे। अब अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ने एंटर करके, देखो है ना, जैसे कि आपने मान लिया कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। ठीक है, इसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पे एंटर कर रहा है, v स्पीड से थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है। ठीक है ना, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस केस में इसका साथ क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर होता, अगर v b के परपेंडिकुलर होता, ठीक है, तो उस केस में तो सर्कुलर मोशन हो रही थी, क्या हो रही थी, सर्कुलर मोशन। अब अगर v b के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, तो एंगल यहाँ पे सपोज दैट कि क्या क्या नहीं होना चाहिए था, कुछ एंगल थीटा पे आ रहा है ये, तो ये देखो इसका v का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, v पैरेलल, मतलब b के पैरेलल कितना आ जाएगा, v cos थीटा, और एक इसके इधर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा वेलोसिटी का, v परपेंडिकुलर बराबर कितना आ जाएगा, v sin थीटा। ठीक है, तो जो ये पैरेलल कंपोनेंट है, अब हमें देखा था कि एफ मैग्नेटिक कितना होता है अपने पास, q v क्रॉस b होता है। अब जो इस v और b के जो पैरेलल हो गए, तो उनके उस केस में तो फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये जो पैरेलल वाली स्पीड का कंपोनेंट है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये तो चेंज होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल के केस में ये फोर्स नहीं लगता। ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, पैरेलल के केस में जीरो हो जाएगा, तो ये तो चेंज होगी नहीं। ये वाला v cos थीटा इस चार्ज पार्टिकल का इधर चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, और ये वाला परपेंडिकुलर, अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसकी वजह से होगी सर्कुलर मोशन, और ये जो पैरेलल है उसकी वजह से मोशन होगी स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन मिलके एक मोशन बनेगी, उसको अपन बोलेंगे हेलिकल मोशन। क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन। और वो किस टाइप से होगी, ऐसे ऐसे, एक मिनट, इसमें मिक्स हो रहा है ना, एक मिनट देखो, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं ना। ये बी है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी की डायरेक्शन ऐसे है, और चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे एंटर कराया था। ठीक है, तो ये ऐसे एंटर कराया था ना,
तो इसका है ना यहाँ पे ये इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा ये, है ना, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ गई बात, है ना। तो ये जो ये सर ये है ना, एक जो ये v cos थीटा वाला कंपोनेंट था वो तो इसको आगे ले जाएगा, और v sin थीटा की वजह से क्या होगी, सर्कुलर, सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन, v cos थीटा की वजह से ऐसे आगे जाएगा। और v sin थीटा जो परपेंडिकुलर था इधर की ओर, जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का v sin थीटा, और इधर की ओर कितना था v cos थीटा, v cos थीटा की वजह से पार्टिकल जाएगा आगे की ओर, और v sin थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से होगी सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर प्लस आगे जाता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप की मोशन को अपन बोलते हैं हेलिकल मोशन, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन। तो इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है, रेडियस, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे हेलिकल मोशन, ठीक है ना, हेलिकल मोशन क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो हेलिकल मोशन में रेडियस कितनी हो जाएगी, r बराबर एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, क्योंकि जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है, ठीक है। इस v cos थीटा की वजह से तो क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, और इसकी वजह से हो रही है कौन सी, सर्कुलर। तो इस ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही रेडियस में काम आएगा, सर्कुलर मोशन की तो रेडियस होगी, तो ये अपन ने क्या लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले की वजह से ही सर्कुलर मोशन हो रही है। जो ये वाला कंपोनेंट है अलोंग द बी, वो तो क्या करा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन करा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास रेडियस। उसके बाद आपको यहाँ पे ये आप ऐसे मान लो कि ये ऐसे 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 है ये, ठीक है ना, ये डॉट डॉट वाला, ये समझ में आ गई ना, ऐसे ऐसे आगे जाता रहेगा, है ना, ठीक है। तो अब देखो अपने पास रेडियस आ गई, टाइम पीरियड, टाइम कितना लगेगा एक ऐसे एक राउंड कंप्लीट होने में, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल और वापिस यहाँ तक आने में, एक राउंड कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, t बराबर 2πm अपॉन क्यू बी, क्योंकि ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये टाइम कितना लगेगा 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया दूसरे नंबर का फॉर्मूला। आप वैसे भी निकाल सकते थे 2πr, ठीक है, अपॉन में v परपेंडिकुलर, वहां से भी यही आता आपके पास, है ना। t बराबर कैसे निकालते, 2πr अपॉन v परपेंडिकुलर, ठीक है, r का वैल्यू ये रखते और v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v साइन थीटा, तो वो यहाँ पे रखोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे आते ये टाइम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आती है अपने पास, ये अपने पास क्या चल रहा है, हेलिकल मोशन वाला टॉपिक चल रहा है ना, हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन किससे मिलकर बनी होती है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन और एक सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। अब यहाँ पे आता है अपने पास पिच, क्या आता है, पिच, पिच का मतलब ये वाली जो ये है इसको पिच बोलते हैं, ये वाली यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। तो पिच कितनी हो जाएगी, पिच बराबर पिच मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, v इस डायरेक्शन में v पैरेलल इनटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया t, तो पिच बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, v पैरेलल कितना था, v cos थीटा, v परपेंडिकुलर क्या था, v sin थीटा, तो v cos थीटा इंटू t, t कितना हो जाएगा अपने पास, t की वैल्यू ये है, तो ये अपने पास क्या हो गई, पिच हो गई। t की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे आप, ये वाली रख दोगे। तो इसी के साथ अपने पास हेलिकल मोशन का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हेलिकल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया अपने पास कंप्लीट। इसके साथ और क्या क्या केस बन सकते हैं अपने पास, आगे नेक्स्ट चलते हैं, है ना, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं अपन के पास और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, हेलिकल मोशन की होगी। अब आप देख सकते हो कि ऐसे है, ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन टू द पेज ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी लेंथ में फैला हुआ है, कितनी लेंथ में, डी लेंथ में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर करा दिया, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्यू चार्ज है, और v इस वेलोसिटी से इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर कराया। आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द बोर्ड है,
ठीक है, और वी ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो पहली बात तो ये होगी कि 90 पे एंटर कर रहा है तो सर्कुलर मोशन होगी, है ना, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आएगा, ऐसे चार्ज पार्टिकल अंदर आ रहा है, तो अंगुलियां वेलोसिटी की तरफ की, अपन को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू वी क्रॉस बी। अब आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप पहले जो ये वेक्टर, पहला वेक्टर होता है इसकी तरफ सीधी फिंगर को इसकी तरफ करो, सारी फिंगर्स को किसकी तरफ किया, वेलोसिटी की तरफ, फिर फिंगर्स को किसकी तरफ घुमाना है, बी की तरफ। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी तरफ डायरेक्शन की और फिंगर्स को किया और घुमा किधर दिया, बोर्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बोर्ड के अंदर है, तो ऐसे घुमाया, ठीक है। तो ये थंब किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, फिंगर को अंदर की ओर घुमा दिया तो थंब ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। जैसे ही एंटर करेगा उस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की ओर आएगी, ठीक है, ऊपर की ओर आएगी। तो ये इस फोर्स इसकी क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्या करेगा, डायरेक्शन, और ये ऐसे घूमते हुए, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए, ऐसे मान लो कि ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर भी है, ठीक है, और ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये वापिस ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता, क्यू नेगेटिव होता तो वो ऐसे निकलता, कैसे निकलता, ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। तो इस केस में आपको रेडियस पूछे तो रेडियस तो वही है, रेडियस क्या नहीं होगी इसकी, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। ये आपको इस सर्कल की, ये हाफ सर्कल हो गया ना, तो ये आपको रेडियस पूछ सकता है, क्या कंप्लीट करेगा, हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। और इस केस में अपने पास इसमें कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इधर का जो फैलाव है, एक्सपेंशन है, वो डी है, वो क्या है, आर से ज्यादा है, डी इज ग्रेटर देन आर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, ये इस केस में ऐसे घूम के आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो ये रेडियस है, इसकी जो ये रेडियस है, ये रेडियस वो डी से क्या है, कम है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सपेंशन है उससे क्या है, कम है, तो ये इस केस से घूम के आ जाएगी, है ना। अब आपके पास एक केस ऐसा भी हो सकता था कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तक ही होता, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा नहीं फैला हुआ होता, और उस केस में क्या होता, ये इस केस में हो गया। इसमें अब आपको टाइम पूछे कि कितना टाइम लगेगा, ये कितने टाइम अंदर तक रहा, इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम तक अंदर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पीरियड हो जाएगा। टी बराबर क्या था अपने पास, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो ये तो हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का उसका टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पाई एम अपॉन क्यू बी। ये भी पूछ सकता है कि कितना टाइम अंदर स्पेंड किया, ठीक है। आपको बोल देगा कि एक एल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, तो उन्होंने दोनों ने कितना कितना टाइम अंदर स्पेंड किया, उनका रेशियो निकालो, तो ये लगा दोगे, है ना। और ये किस केस में, डी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अब अगर अपने पास ऐसे मान लो कि अब अपने पास दूसरा केस क्या हो सकता है, डी इज लेस देन आर, ठीक है। अब की बार डी इज लेस देन आर, डी इज लेस देन आर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जैसे कि है कि आपके पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है ऐसे, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे सर्कुलर मोशन करना चाहता था ये, है ना, ठीक है। बट आगे ये जैसे ही इधर आया तो इधर तो आगे मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, तो ये अब आगे ऐसे सीधा ऐसे ही चला जाएगा, ये घूमेगा ही नहीं, तो ये इससे बाहर निकलने के बाद सीधा ऐसे चला जाएगा, आगे सीधा इधर चला जाएगा, इधर आप वापस घूमेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेंड इतना ज्यादा नहीं था जितना कि इसको चाहिए था, जितनी की रेडियस इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए थी उतनी इसको नहीं मिले, है ना। तो ये देखो अपने पास, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकला, तो ये आपको थीटा यहाँ पे पूछ सकता है कि कितना थीटा डेविएशन आएगा, है ना, कि कितना पाथ से डेविएशन हुआ, जो इनिशियली इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, अब ये कितना घूम गया, ठीक है। तो ये कितना घूम गया, ये कैसे देखोगे आप, यहाँ पे सपोज कि इसका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर यहाँ पे है, तो ये कितना बराबर हो, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये हो गया आर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, डी हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस डी हो जाएगी। तो साइन थीटा अपने पास यहाँ पे निकालोगे, ये थीटा होगा तो ये अपने पास ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर अपने पास कितना होगा, साइन थीटा बराबर डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा, डी अपॉन आर, तो थीटा बराबर कितना आएगा अपने पास, साइन इनवर्स डी अपॉन आर आएगा, कितना आएगा,
कितना डिफ्लेक्शन हो गया पार्टिकल का, इनिशियल वेलोसिटी इधर थी सीधी ऐसे और अभी ये इधर ऐसा चला जाएगा, तो आपको क्या पूछ सकता है, डिफ्लेक्शन पूछ सकता है या चेंज इन वेलोसिटी पूछ सकता है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब इस वेलोसिटी यहाँ से निकलेगा तो इसकी स्पीड तो वही रहेगी, यहाँ पे पूरे में स्पीड चेंज नहीं होती, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पास इसका केस भी हो गया, डी लेस देन आर, डी इज ग्रेटर देन आर का हो गया, है ना। ठीक है, अब इसी के साथ अपनी चार्ज पार्टिकल की मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना। ठीक है, और आपको ये भी पूछ सकता था चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम कितना है, p बराबर कितना है यहाँ पे, mv है, और यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर v cos थीटा, एक इधर आएगा v sin थीटा। ठीक है, तो इनमें वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी, उनमें चेंज निकाल सकते हो, फिर उसको मान से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में चेंज आ जाएगा, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो गई अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, है ना, फोर्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक अपने पास कंडक्टर है, वायर है ना, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, वायर ले लो, है ना, करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे देख लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इन टू द पेज। ठीक है, ये इन टू द पेज एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वायर रख दिया आपने एल लेंथ का, ठीक है, और इसके अंदर करंट जा रही है ऊपर की ओर, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है अपने पास। तो ये अपन कहाँ से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, अब इसका आगे और ज्यादा सोल्व करेंगे तो अपने पास इस पे एफ कितना आ जाएगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितना आ जाएगा, आई डीएल, डीएल या एल ले लो, छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकालना होता तो डीएल लगाते और इस पे एल लगा दोगे, पूरे लेंथ के लिए एल क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से आया, इसी को थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, एल क्रॉस बी से निकालोगे, किससे निकालोगे, एल क्रॉस बी में, और एल की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो करंट की डायरेक्शन है। तो देखो एल की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, ऊपर की ओर है, तो एल की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की ओर। तो आप पहले एल की ओर अंगुलियां किया, ऐसे फिंगर्स को एल की ओर किया और बी की ओर घुमा दिया, बी किधर है, इनटू द बोर्ड है, तो ये देखो मैंने फिंगर्स को ऊपर किया एल की तरफ और बी की ओर घुमा दिया, बी की ओर घुमा दिया, तो मेरा थंब किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर, किधर लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीख गए। ठीक है, फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस बी लगेगा। ठीक है, और डायरेक्शन आपको ऐसे नहीं निकालनी आती तो यहाँ पे एल की डायरेक्शन रख दो, एल की डायरेक्शन किधर है, जे कैप में है, तो यहाँ पे एल जे कैप, यहाँ से जे क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर इन टू द बोर्ड, तो माइनस के, तो यहां से आ जाएगी आपको पास जे क्रॉस के क्या होगा, आई और माइनस आई। तो ये देखो फोर्स किधर लग रहा है, माइनस आई में लग रहा है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपको ये कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा दे दिया, सीधा नहीं देके टेढ़ा मेढ़ा दे दिया, ऐसे दे दिया कि जैसे है ना, ये देखो अभी है ना, ये ऐसे दे दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला क्या है, इन टू द बोर्ड है। ठीक है, आउट टू बाई बोर्ड भी हो सकता है। अब आपको ऐसे कंडक्टर दे दिया एक, इसका एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे ए, और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, और इसमें करंट जा रही है ऐसे,
इसमें आई करंट ऐसे जा रही है, क्या जा रही है, आई करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इस पे फोर्स निकालो, ठीक है। आपको क्या दे दिया, ऐसे ये टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर दे दिया, अब आपको इसमें बोल दिया कि इस पे फोर्स निकालो, तो फोर्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इस केस में आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है, ये वाली लेंथ नहीं लेनी, आपको इफेक्टिव लेंथ इसके और इसके बीच की सीधी इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे मानोगे, जैसे इसमें ऐसे ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसमें भी ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ आपको ये वाली लेंथ लेनी है, और ये वाली लेंथ मैंने आपको दे दी कि एल है, मतलब इस ए और बीच के बीच की डिस्टेंस एल है। तो आपके पास में इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, इधर की ओर होगा फोर्स, और ये फोर्स कितना होगा, आई एल अफेक्टिव क्रॉस बी, ठीक है। एल अफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये जितना है, ठीक है। तो आपको सीधी अफेक्टिव लेंथ लेनी होती है, नहीं कि ये टेढ़ी मेढ़ी वाली लेंथ लेनी, ठीक है। तो ये केस ये हो गया। अब आपके पास ऐसे हो जाए, देखो कि आपको कंडक्टर ऐसे दे दिया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, इसमें आपको एक एल शेप ऐसे दे दिया है ना। चलो एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, है ना, एक पेज और, एक स्लाइड और ऐड करते हैं। ये लो, अब आपके पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनटू द बोर्ड है, ठीक है। अब आपके पास एक कंडक्टर ऐसे है, ऐसे है, या हाँ ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसमें ये ऐसे मान लो कि ये एल लेंथ का है, और ये भी एल है, और ये कितना ले लो। अब आपको अगर इस पे फोर्स पूछे, इसमें ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, तो अब आपको ये वाली लेंथ निकालनी होगी, अफेक्टिव लेंथ, मतलब यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, तो अफेक्टिव लेंथ आप ये वाली लोगे। अफेक्टिव लेंथ कौन सी लोगे, ये वाली लोगे, कौन सी, सीधी लेंथ। और क्या कर दोगे, एफ मैग्नेटिक बराबर कितना हो जाएगा, एफ मैग्नेटिक बराबर क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। और एल क्या होगा, अफेक्टिव लेंथ, नहीं कि आप ये वाली लेंथ लोगे, सीधी अफेक्टिव यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फोर्स क्या हो जाएगा, लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये अपने पास ये आ जाएगा, एल क्या होगा, अफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अब अगर अपने पास क्लोज लूप हो, ये और ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी ध्यान में रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सारे जो पहले वाले केस किए हैं उनमें ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर अपने पास एक क्लोज लूप हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो, क्लोज लूप हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो एक सर्कल की तरह ये क्लोज लूप हो गया, ठीक है। और इसमें ऐसे करंट जा रही है, क्या जा रही है, करंट। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, इसकी इफेक्टिव लेंथ तो क्या हो गई, जीरो हो गई, क्या हो गई, जीरो हो गई। इफेक्टिव लेंथ तो कुछ रही नहीं ना, जैसे ए पॉइंट से शुरू हुए और वापिस ही ए पे ही आ गए, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितना आएगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या बना दिया, ऐसे एक ट्राइंगल बना दिया या कुछ भी बना दिया, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एक अपने पास रेक्टेंगल टाइप का है ऐसे, उस पर करंट जा रही है आई, तो इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसकी इफेक्टिव लेंथ कुछ होगी नहीं, जैसे कि आप यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से शुरू हुए वापिस घूम के यहीं पे ही आ गए, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, जीरो हो गई। तो क्लोज लूप के ऊपर फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो चेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक क्लोज लूप है करंट कैरिंग, तो उस पर फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट, टोटल फोर्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एट्रैक्शन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। एट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों केस हो सकते हैं। अब ये देखो, अगर दो वायर है, इसमें करंट जा रही है अपने पास I1, इसमें जा रही है I2, तो यहाँ पे ये होता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो इनमें इन दोनों के बीच होगा एट्रैक्शन। ये इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है इलेक्ट्रोस्टैट का, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट का क्या होता है, उल्टा होता है। और ये कैसे निकाला अपन ने कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, अब हमें निकालना है फोर्स, है ना, कि ये दो करंट कैरिंग वायर है, इनको अपन ने पास रख दिया। इसमें पहला केस, फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें दोनों करंट में क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा केस अपने पास क्या हो सकता है कि एक में करंट ऐसे जा रही है ऊपर की ओर,
एक में करंट ऐसे जा रही है ऊपर की ओर I1 और दूसरे में करंट जा रही है I2 नीचे की ओर, ठीक है। तो इस केस में भी इन दोनों के बीच फोर्स कैसा क्या लगेगा अपने को देखना है, ठीक है। फोर्स कैसे निकालते हैं, F बराबर आई DL क्रॉस बी। अब देखो DL क्रॉस बी से इस पे फोर्स निकालोगे, आपको इस वायर पे फोर्स निकालना है इसकी वजह से, तो F मैग्नेटिक। अब देखो मैं इसका प्रूफ करा दूं क्या, आई इस पे फोर्स निकालना है, इस पे I2, ये I2 है तो ये ले लिया I2, इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, इसकी लेंथ L लेंथ पे फोर्स निकालना है, कितनी लेंथ पर, L लेंथ पर, तो L क्रॉस B1। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इस वायर की वजह से होगा, B1 मतलब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसकी वैल्यू होगी B1। और इसकी वजह से B1 की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इनटू द पेज होगी। ये देखो ऐसे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस फर्स्ट वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा। और कितना होगा किसी भी वायर की, इनफाइनाइट वायर, ये वायर क्या है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट वायर्स है, क्या है, इनफाइनाइट ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया I2 L ले लिया, L लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और B1 कितना हो जाएगा, म्यू 0 इस पहले वाले वायर की वजह से I1, और कितनी डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस ले लो D है, तो D डिस्टेंस पे कितना होता है 2 पाई D, ये अपन ने पीछे निकाला था। और इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर मतलब K कैप माइनस K कैप, ठीक है। और L की डायरेक्शन इधर की किधर है, J कैप में है, L की डायरेक्शन क्या रख दोगे, L J कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास J कैप, J और K, J क्रॉस K क्या होगा, I होगा, J क्रॉस K I होगा, और ये माइनस I हो जाएगा, माइनस I का मतलब फोर्स इस पे इधर हो गया। यहाँ से J L की लेंथ, L किधर है, L की जगह क्या रखोगे, L J कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन J कैप में होगी, क्योंकि करंट किधर जा रही है, J कैप में जा रही है ऊपर की ओर Y डायरेक्शन में, तो J क्रॉस K क्या होगा I, और ये माइनस साइन हो गया तो माइनस I, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, माइनस I में लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, L लेंथ पर फोर्स कितना लगेगा, ये देखो इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो फोर्स आ जाएगा अपने पास F मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, म्यू 0 I1 I2 L, म्यू 0 I1 I2 L अपॉन में 2 पाई D क्या है, सेपरेशन बिटवीन वायर्स, D क्या है, सेपरेशन बिटवीन वायर, ठीक है। अब ये तो आ गया फोर्स L लेंथ पर, अपने पास यहाँ पे ज्यादा केस आते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट निकालना हो तो इस लेंथ को क्या लेके आ जाओगे आप, इधर लेके आ जाओगे, तो पर यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ, इसमें भी हो जाएगा, यही सेमी फॉर्मूला इसके लिए आएगा, सेमी फॉर्मूला ये आएगा। बट इनमें क्या हो रहा था, एट्रैक्शन हो रहा था, और इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और पर यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फोर्सेज है ना बिटवीन कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, अपॉन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये यहाँ तक काम आ गया, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पास, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, है ना, ठीक है ना। अभी अपने पास और क्या टॉपिक बच गया इसमें, फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ आ गए, है ना। अब आता है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो आपने पढ़ा था, अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक स्लाइड और ऐड करते हैं, हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा था कि अपने पास दो चार्ज ऑपोजिट नेचर के, अगर एक Q और एक माइनस Q है ना, एक Q और एक माइनस Q, और इस D डिस्टेंस पे रखे हुए होते थे,
तो वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करते थे और उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट अपने पास होता था P बराबर क्यू डी, ये होता था अपने पास डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब यहाँ पे दो चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैट में अगर दो चार्ज ऑपोजिट नेचर के थोड़ी सी दूरी पे रखे हुए हो तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। अब मैग्नेटोस्टैट में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब मैग्नेटिज्म में क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप, क्लोज लूप को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। जैसे कि कैसा भी हो सकता है, जैसे ये सर्कुलर लूप है और इसके अंदर आई करंट जा रही है, जैसे ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें आई करंट जा रही है, ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन ये होती है कि एक करंट कैरिंग क्लोज लूप को अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में दो चार्ज थोड़ी सी दूरी पर रखे होते थे तो उसको अपन बोले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये करंट कैरिंग लूप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी लूप हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इसमें भी करंट, ये इसको भी क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। ये भी अपने पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होगा m बराबर आई क्रॉस नहीं आई ए, और ए क्या है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। ये क्या था, क्यू डी, डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आई ए, ठीक है। m बराबर, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। अब इसमें अपन पूरे सारी चीजों की कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता था P बराबर क्यू डी होता था। इस डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस डाइपोल को, तो इस पे कितना टॉर्क लगता है, तो बराबर पी ई साइन थीटा होता था ना, या P क्रॉस ई, या इस पे टॉर्क कितना होता था अपने पास, पी ई, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, तो बराबर तो बराबर पी ई साइन थीटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इस डाइपोल को, तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा, पी ई साइन थीटा। इसी टाइप से इस डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो उस केस में इस पे टॉर्क कितना लगेगा, तो बराबर, अब P की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, MB। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, MB। टो का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अपने पास, तो बराबर MB साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखा है, तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की कितनी होती थी, U बराबर माइनस P डॉट E होती थी। क्या होती थी, U बराबर आगे कंपैरिजन कर देते हैं, यहाँ पे जगह, चलो यहाँ पे कर देते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती थी, P डॉट E वेक्टर्स के साथ, तो ये होती थी U बराबर P, और यहाँ पे U बराबर कितनी होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक डाइपोल को रख देंगे, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, M डॉट P, या इसको U को क्या लिख सकते हो, माइनस MB कोस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्मूले हो गए। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि इस मैग्नेटिक डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल को W कितना घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता था, W बराबर टाउ डी थीटा, तो टाउ बराबर क्या था, PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं, ठीक है, तो PE तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा कर दिया, और θ1 से θ2 तक घुमा दिया, तो ये आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट रखोगे तो ये अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2।
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में इतना काम करना पड़ता था, θ1 से θ2 तक घुमाने में इतना काम करना पड़ता था। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल को घुमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, P की जगह क्या रख दोगे, M रख दोगे। P की जगह मैग्नेटिक डाइपोल में क्या रख दोगे, M, ठीक है। और E की जगह क्या रख दोगे, B रख दोगे। और सेम का सेम cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमाने में ये लूप है, जो जैसे ये लूप था, यहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारे फॉर्मूले, ये एकदम क्विक रिवीजन अपना हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसी के साथ अपने पास यहाँ तक हो गया, है ना। एक और कर लेते हैं अपन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मूविंग अराउंड। ये ऐसे एक कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया अपन ने, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये मान लो कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, है ना, मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, है ना, मूविंग इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, है ना, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इसका आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है इसकी वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस लूप में आर रेडियस के, ऐसे मान लो एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसका डाइपोल मोमेंट अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा ना इस सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी उल्टे डायरेक्शन में क्या होगी, करंट जनरेट होगी। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो करंट इसमें आई ऐसे होगी, उल्टी डायरेक्शन में। आई कैसे होगी, इधर की ओर होगी। इलेक्ट्रॉन की मोशन की उल्टी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट होगी। तो ये एक करंट कैरिंग क्या हो गया, लूप हो गया। हुआ या नहीं हुआ, करंट कैरिंग, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया। और करंट कैरिंग क्लोज लूप ही अपने पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, आई क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन सीधा, तो m बराबर क्या होगा, आई ए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा इस लूप का, पाई आर स्क्वायर, ये लो पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यू अपॉन टी, इस चार्ज को एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन में वी, और वी आ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा पाई से पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया, तो क्यू वी आर, क्यू अपॉन टी 2 पाई क्यू वी आर अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब क्यू की जगह आप क्या रख दोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रख दोगे, माइनस ई रख दोगे, ठीक है। एक बार अपन चार्ज क्यू ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अगर मैं इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूं, अपन इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये अपने पास ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप आगे इसको, और है ना, ये हो गया अपने पास क्यू वी आर, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में एल बराबर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सर्कुलर मोशन में एम वी आर होगा, क्योंकि आर क्रॉस पी के बीच, जैसे है ना, आर और वी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 की हो जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। तो एम वी आर की जगह क्या रख दोगे आप, पी रख दोगे, एम वी आर इसकी जगह रख दोगे एल रख दोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू का क्यू रहा है, एम वी आर की जगह क्या रख दोगे, एल, क्यू एल अपॉन में 2m, ठीक है। ये ऐसे भी, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कभी कभी आपको m अपॉन एल भी पूछ लेता है। m अपॉन एल बराबर क्या आ जाएगा, q अपॉन 2m आ जाएगा। मतलब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम फॉर ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, ठीक है। तो उसके लिए ये हो गया, m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, l क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, q अपॉन 2m आएगी, ठीक है। अब q अगर e रख दोगे तो माइनस ई हो जाएगा,
माइनस ई हो जाएगा तो एम और एल क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। एम की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की क्या होगी, उल्टी होगी। यहाँ पे क्यू बराबर क्या रख दोगे, माइनस ई रख दोगे, है ना, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये क्या हो गया कंप्लीट, है ना, ठीक है, ठीक है ना।